9 नवंबर को चिराग पासवान जी मधेपुरा आए, उसी दिन एक हादसा भी हो गया। हादसा ये था कि लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और तबीयत इस प्रकार से खराब हुई कि ये बिल्कुल सेंसलेस हो गए। इन्हें इलाज के लिए आनंद फानन में नज़दीकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा में भर्ती कराया गया, जहां पर बाद में चिराग पासवान जी इनसे मिलने के लिए भी आए। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए इन्हें पीएमसीएच पटना रेफ़र कर दिया गया और वहीं 10 दिनों के बाद यानी कि 9 नवंबर के बाद आज 19 नवंबर है, तो आज ये स्वस्थ होकर के लौटे हैं घर। इनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और ऐसा क्या कुछ हो गया जिसके वजह से ये सेंसलेस हो गए। साथ ही इनसे यह भी जानेंगे कि जिस प्रकार से 16 नवंबर को उदा किशनगंज के अंदर जिला परिषद सुनीला देवी के पति मनोज यादव जी को मधेपुरा पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़ा है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि उस दिन क्या हुआ था कि अचानक आप मूर्छित हो गए? ना, एक्चुअल में 9 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी का प्रोग्राम था। तीन प्रोग्राम था उनका। फर्स्ट प्रोग्राम रामनगर में था, दूसरा प्रोग्राम आपको जो है भेलवा के सखवा गांव में था, गुरुदेव पासवान की जो है हत्या हुई थी, जो शहीद हुए थे उनके यहाँ। तीसरा प्रोग्राम आपको आदर्श नगर मधेपुरा में था, निजी भोज समारोह में, श्राद्ध समारोह में। और मेरा तबीयत अचानक जो है रामनगर प्रोग्राम के बाद जो है सखवा में गुरुदेव पासवान जी के यहाँ ही अचानक ऐसा लगा कि अंधेरा सा छाया और हम गिर गए। गिरने के बाद जो वहाँ पर थे कुछ हमारे आलमनगर से जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, चंदन सिंह जी, उनका फॉर्च्यूनर था, वहाँ पे 50-60 गाड़ी की संख्या में थे हम लोग वहाँ पे। तो वो लोग जो है गाड़ी पे लादे और आपको सदर हॉस्पिटल लाए। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता चला, माननीय श्री चिराग पासवान जी को आए वहाँ पे, उसके बाद हमको देखने के बाद कहे और जवाबदेही दिए। जो वहाँ पे बगल में व्यक्ति था, हम तो सेंसलेस थे। फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज के बाद पीएमसीएच पटना जाने के बाद तुरंत एडमिट हुए, सब कुछ हुआ। और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के बल पे, पार्टी के पदाधिकारी के बल पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बल पे आज जो भी हूँ मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूँ और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से हुई थी कि अचानक चक्कर सा आ गया था। इससे पहले भी कई बीमार रहते थे क्या? ना, इससे पहले कभी नहीं बीमार कभी नहीं थे। हुआ था एक्चुअल में क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की खुशी में उस दिन शायद हम खाने नहीं खा पाए थे। अच्छा। तो इसीलिए ऐसा भूख से हुआ, वो जो हुआ हो। तो क्या इससे पहले किसी बीमारी से आप ग्रसित भी हैं? डायबिटीज़ हो या फिर बीपी का प्रॉब्लम हो, इस तरह की? हाँ, ऐसी बीमारी से तो नहीं थे, लेकिन जांचों उपरांत लगा कि डायबिटीज़ कारण। तो उस दिन खुशी में भूखे रह गए थे या फिर आपको समय नहीं मिला खाने पीने का? चूँकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस दिन, पूरा ज़िला को समेटना था, अतिथि जितने भी बाहर से आए थे उनको देखना था, आसपास मैनेजमेंट को देखना था, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं वैसा हो गए थे? ना, ऐसा कुछ नहीं, बस समझ लीजिए दोनों चीज़ है। समय भी नहीं मिला और खुशी भी ज़्यादा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन मधेपुरा जिला में हो रहा है कोरोना के बाद। जो कि कोरोना में उनका प्रोग्राम था, क्या सुपौल से ही रिटर्निंग चले गए थे, वहीं से बिहार सरकार द्वारा सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। तो वही खुशी के मारे समझिए या जो भी समझिए। अब कैसे हैं आप? अब मिला जुला के मैं रिकवर हो रहा हूँ। अभी उतना स्वस्थ तो नहीं, लेकिन रिकवर हो रहा हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने यही बोला कि रेस्ट कीजिए, परहेज कीजिए, सब दवाई समय पे खाइए, सब कुछ अपना सिस्टम से, और इसी तरह हो जाएगा। अब हम मुद्दे की बातें करते हैं। चिराग पासवान जी यहाँ पर क्यों आए थे? पहला एक तो रीज़न समझते हैं कि चलिए गुरुदेव पासवान जी शहीद हुए थे, उनके लिए आए होंगे। इनके अलावा किस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो? चिराग पासवान जी आए हुए थे, एक तो हम मृतक परिवार से शहीद जो हुए थे उनसे मिलने के लिए गए थे। उनको आश्वासन दिए थे इस चीज़ को हम प्रदेश तक या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने उपरांत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन आपके यहाँ होगा। गुरुदेव यानी शहीद परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे। दूसरा एक जनसंवाद को, बिहार सरकार को जो क्रियाकलाप है ये अभी वर्तमान महागठबंधन का, इससे पहले भी जो नीतीश कुमार का था, जनसंवाद को भी सभा को संबोधित किए रामनगर में, घलार प्रखंड में। उसके बाद गुरुदेव जी के यहाँ, उसके बाद आना था उनको निजी कार्यक्रम, एक श्राद्ध कार्यक्रम था जो हमारे बड़े साहब के साथ में रहते थे, जोगिंदर पासवान जी, उनकी भाभी की डेथ हुई थी। उसके श्राद्ध कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के लिए उनको आना था। लोजपा रामविलास को आप लोग लीड कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए जिस प्रकार से कार्यकर्ता को जुड़ना चाहिए, कहीं न कहीं वो जुड़ नहीं रहे हैं।
नहीं, एक्चुअल में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी हैं जो बड़े साहब आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ थे, अभी वर्तमान समय में युवा सम्राट आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ हैं। पार्टी टूटी नहीं है। कोई अगर कह रहा है तो उनका अपना सोच है, उनका पार्टी तो कोई भी बना सकता है भाई, पार्टी बनाने के लिए कोई भी बना सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि आशीर्वाद यात्रा से लेकर अभी तक पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, चिराग पासवान जी के पास जनसलाब की तरफ समर्थन है, सब कुछ है। आपने दोनों सीट पर चुनाव हुआ वो भी देख लिए, रिजल्ट देख लिए, उनके जाने से क्या हुआ, बराबर हुआ, वोट की प्रतिशत बढ़ा। तो इसी तरह से मान के चलिए अब उनका पारिवारिक विवाद है, जो भी हो जिस तरह से हो, आज चाचा भतीजा का मैटर है, कल क्या होगा नहीं होगा किसने जाना है। तो इस मुद्दे पे चाचा भतीजा स्वयं सक्षम हैं। आने वाले दिन में देखते रहिए, पार्टी वही है, पार्टी वही रहेगी, सिंबल भी वही रहेगा। आपकी बातें चिराग पासवान जी से होती रहती है, चूँकि आप भी एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं। क्या 2025 में जो चुनाव होने वाला है तो उसमें चिराग पासवान को एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर उतारने वाले हैं क्या मैदान के अंदर? ये तो हमसे बेटर आप लोग जानेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से लेके केंद्र तक, यानी कि जितने भी मीडिया के हैं, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी हो, सोशल मीडिया हो, सबों को मालूम है अंदर अंदर से। अभी बात खुली नहीं है, बात क्या है सबों को जानकारी है। आने वाले दिनों में 2025 में किसकी तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा, और बिहार की जनता का भी मांग है आदरणीय चिराग पासवान जी, अच्छे नेता लीडरों का भी मांग है, अदर पार्टी का भी मांग है कि मैं अपील करता हूं कि सबसे बड़े दल के नेताओं को कि आदरणीय चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएं एनडीए की तरफ से। अब जिनकी तरफ से, आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं एनडीए का ही हो गई, चूँकि हाँ अभी तो आपकी पार्टी उतनी सक्षम नहीं है कि कम से कम वो पूरी बहुमत ले आए बिहार के अंदर। अब आपसे हम एक सवाल करेंगे कि सुनीला देवी है वर्तमान में अभी उदाकिशनगंज अनुमंडल के ज़िला परिषद है वो, उनके पति मनोज यादव जी हैं। सुनीला देवी 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोजपा के रामविलास के सीट से वो खड़ा हुई थी। वहीं मधेपुरा पुलिस का मानना है, उन्होंने प्रूफ भी दिया है कि उनके पति मनोज यादव पर 34 एफआईआर दर्ज है, जिसमें कि आपराधिक है और नॉन आपराधिक भी है। तो ऐसे आपराधिक तत्व के लोगों को, जिनका छवि बैकग्राउंड इस तरह का हो, तो उनके पति को या उनके परिवार वाले को आप लोग टिकट क्यों देते हैं? और आपका नाम आ रहा बार बार यहाँ पर। नहीं, नाम आ रहा है। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ी थी। चुनाव लड़ने के बाद जो है 2020 से निष्क्रिय रही, पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं था। और जो जहाँ तक बात रहे कि आप ऐसे अपराधी छवि के व्यक्ति को क्यों देते हैं, आप देखते होंगे वर्तमान में महागठबंधन है, महागठबंधन में क्या सब दूध का धोआ हुआ है क्या? जदयू हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जो सबसे बड़ा क्रैमर है, सबसे बड़ा पद पे है। आप देखे होंगे लोग जेल में बंद रहता है, चुनाव जीतता है क्षेत्र में, आखिर किसके प्रभाव से जीतता है? दूसरी बात रहा कि मनोज यादव पर अगर 34 यानी कि 3 दर्जन मामला और 2 दशक से फरार थे, क्या पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी? पुलिस को जानकारी नहीं था इस चीज़ का क्या मनोज यादव अपराधी हैं या कुछ हैं? तो सबसे पहले तो पुलिस की कमी इसमें समझते हैं। अगर उनके ऊपर था तो उनको अविलंब पहले ही उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर इतना हथियार पकड़ाया है, इतना वो पकड़ाया है, सच्चाई कहाँ तक है, या साजिश के तहत है, या उन्होंने ऐसा किया, तो पुलिस प्रशासन को उस पर पहले एक्शन लेना चाहिए। जिनके ऊपर 34 मामला दर्ज है, मान के चलिए पार्टी जो है उनका मामला, पार्टी का काम नहीं ना है कि उनका जो है कितने अपराध इनके ऊपर दर्ज है, क्या है नहीं है, वो चीज़ तो करना पड़ेगा ना। चूँकि देखिए समाज में मानते हैं, कुछ लोगों में डर है कि हम इनको वोट नहीं करेंगे तो हम पर वो हमला भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कहीं न कहीं भय का माहौल होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप लोग ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं अपने उम्मीदवारी के लिए। नहीं, उम्मीदवारी के पहले वो जिला परिषद पूर्व चेयरमैन रह चुकी थी, 3 बार से लगातार जिला परिषद थी। उसके बाद में जो है मनोज यादव की पत्नी चुनाव लड़ी थी, मनोज यादव की पत्नी गई थी वहाँ पे, तो उनको टिकट दिया गया था। मनोज यादव के बारे में बैक के स्टोरी जो है पुलिस प्रशासन को जितना मान के चलिए, जिस समय उनको टिकट मिला या नॉमिनेशन दिया, कुछ भी दिया, तो मनोज यादव तो उनके साथ होंगे ना, तो उस समय पुलिस प्रशासन को अरेस्ट करना चाहिए ना। जिला परिषद से जब चुनाव जीती हो, क्षेत्र तो घूम रहे थे ना। तो अभी के डेट में अचानक क्या मामला है नहीं है और किस तरह से हुआ है, हकीकत क्या है? हकीकत तो वहाँ जो प्लॉट पे हैं, जिनके साथ हुई है, वही ना बताएंगे कि मेरे साथ हुआ है। उसके बाद में अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर 34 मामला दर्ज है।
34 मामला के अलावा जब 16 तारीख को उनकी मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ में, तो भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है, सरेंडर किया उन्होंने। और 34 मामला में मानते हैं कि 2, 4, 5, 10 मामला ऐसा है कि जो गलत है, फ्रॉड है ना, फेक है, लेकिन बाकी मामलों को आप तो झुठला नहीं सकते ना। बाकी मामला को अगर मामला देखिए, मामला झुठलाया नहीं जा सकता। 34 में कुछ ना कुछ तो हकीकत होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो काम आज प्रशासन ने किया है वह काम पहले करना चाहिए, या प्रशासन किसी के इशारे पे किए हैं, या खुद देर और दुरुस्त उन्होंने ऐसा सोचा होगा। तो कानून की हाथ बड़ी लंबी होती है, गुनाह कोई भी करे गुनाहगार बच नहीं सकता है, देर हो दुरुस्त हो। लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी होता है, किसी को फंसाने का षड्यंत्र भी रहता है, फंसाया भी जाता है, तो मामला यहाँ तक है। आखिर में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि SC/ST एक्ट का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, SC/ST एक्ट देखिए, कहीं पर दबे कुचले SC/ST हैं, उनके साथ अगर कोई अन्याय होती है, अगर मामला थाना में दर्ज होता है तो जायज़ होता है। अब मैं ऐसे भी SC/ST भाइयों से कहना चाहूँगा कि किसी के कहने पे, किसी के प्रेशर पे अपना इज्जत का हनन नहीं करे, किसी के ऊपर झूठा मुकदमा SC/ST नहीं करे, क्योंकि इससे अपनी ही तौहीन होती है। कुछ दबे कुचले लोग हैं, दूसरे के इशारे पे दूसरे पे करते हैं। लेकिन मैं ऐसा भी और कहना चाहूँगा अपने समाज से जो SC/ST के तहत आते हैं, अगर उनके ऊपर किसी दबंग का, किसी का भी प्रभाव, किसी तरह की सामाजिक तत्वों के द्वारा जो है, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कोई प्रेशर दिया जाता है या टॉर्चर किया जाता है, जब उसके ऊपर होता है तो जायज़ होता है। लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और जिनको सताया जाना है उनको, उनके ऊपर होना भी चाहिए। तो अभी आपने देखा, ये हमारे साथ दिनेश पासवान जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। वर्तमान में इनकी हालत अभी भी बेहतर हुई नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में ये बीमारी से उभरे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी इनकी जो हालत है वो ठीक नहीं दिख रही है। इससे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।